नमस्कार, देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की, तो मौसम से लोगों के हाल बेहाल हैं। आपको बता दें, मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सभी प्रदेश शामिल हैं। वहीं अगर बात करें चुनाव को लेकर, तो चुनाव को लेकर सियासत लगातार गर्मा रही है। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल में संबोधन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर एमएसएमई अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन में भी कई बड़ी बातें सामने आई हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। गाडरवारा से हमारे साथ विनोद सौक से जुड़ चुके हैं, नर्मदापुरम से कमलेश कुमार गौर हमारे साथ जुड़े हैं, लखनऊ से अनूप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखीमपुर खीरी से हमारे साथ पवन कुमार मिश्रा जुड़ चुके हैं और रायपुर से हमारे साथ भूपेश टांडिया जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम को लेकर, और सबसे पहले मैं रायपुर का रुख करना चाहूंगी। भूपेश जी, छत्तीसगढ़ में मौसम को लेकर क्या व्यवस्थाएं रखी जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। की लगातार जो बारिश हो रही है उससे किसान तो कहीं ना कहीं जो चिंतित थे, किसान काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें तो राजधानी बारिश का कहर है वो देखने के लिए मिला है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं वो निर्मित हो गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार की ओर से जो अलर्ट है वो जारी किया गया है और सभी तरह के जो सुरक्षा है और सुविधा है मुहैया कराने की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है। बता दें ऋषिका की लगातार जो बारिश हो रही है जिसके चलते कई जो राजधानी के एरिए हैं, इलाके हैं, वहां जलभराव की जो स्थिति बनी हुई थी, जिस पर निगम प्रशासन द्वारा तत्परता दिखाती हुई उस पर वो जलभराव की स्थिति को कम करने का जो प्रयास है वो किया गया है। हालांकि अब 1 दिन और बाकी रह गए हैं। 1 दिन और जो मौसम विभाग के अनुसार 1 दिन और बारिश होने की जो आशंका है वो जताई गई है। गर्मी से लोगों को काफी ज्यादा राहत मिली है। गर्मी से काफी ज्यादा परेशान लोग हो रहे थे। करीब 46 डिग्री तक जो टेम्परेचर है वो छत्तीसगढ़ का पहुंच चुका था ऋषिका। अब बारिश जिस तरह से लगातार 3 दिनों तक हो रही है, इससे गर्मी अब कहीं ना कहीं प्रदेश में अब खत्म हो गई है। जी बिल्कुल भूपेश, गर्मी से तो लोगों को राहत मिली है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि जल भराव की स्थिति भी बन रही है और इसी बीच नया सत्र भी छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है, बच्चों का स्कूल आना जाना भी शुरू हो चुका है, तो फिर इसको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं और लगातार जल भराव की स्थिति अगर देखने को मिल रही है तो आम लोगों सहित बच्चों को भी इसकी परेशानी उठानी पड़ रही है। बिल्कुल ऋषिका, लगातार जो गर्मी बढ़ रही थी, गर्मी लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ता हुआ दिख रहा था। 16 जून को जो स्कूल है वो खुलने के लिए आदेश जारी किया गया था, लेकिन जिस तरह से गर्मी में बढ़ोतरी हुई इसको देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदेश जारी किया, तो कहीं ना कहीं 26 जून से जो स्कूल है वो खुल गया है। हालांकि स्कूल खुलते ही जिस तरह से मौसम विभाग ने इससे पहले अलर्ट जारी किया गया था कि 10 दिन बाद जो प्रदेश में मानसून है वो आएगा। 10 दिन बाद वाकई एक तरह से जो मौसम विभाग के अनुसार 10 दिन बाद जो मानसून छत्तीसगढ़ में आ गया, तो स्कूल शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुई। अब बच्चों को काफी ज्यादा स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो सुबह जिन लोगों की कक्षा लगता है और जो बारिश जिस तरह से हो रही है प्रदेश में, उससे कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनको काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि कई जगह पे जलभराव की स्थिति वो बनी रहती है। हालांकि जो बच्चे बस में जाते हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जो बच्चे जिन्हें खासतौर पर पैदल या फिर साइकिल से सफर करते हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। हालांकि 1 से 2 दिन जो जिस तरह से बारिश हो रही है, 1 से 2 दिन और जो इसका जो नुकसान है वो एक तरह से बच्चों को और परिवार वालों को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है ये एक तरफ जो चिंता है वो बढ़ाई हुई है, दूसरी तरफ किसान खुश है। वहीं एक तरफ और चिंताजनक बात आपको बता दूं ऋषिका कि छत्तीसगढ़ में जो सब्जियों के दाम है वो भी इस बारिश के होने से सब्जियों के दाम में इजाफा हो गया है। जो 50 से 60 रुपए किलो टमाटर बिकता था वो अब बढ़कर 80 से 100 रुपए हो गया है। तो कहीं ना कहीं आम लोगों को इसका जो बारिश का जो खामियाजा है, एक तरफ खुशी की लहर है तो दूसरी तरफ दुख की भी लहर कही जा सकती है। एक और किसानों को बारिश से खुशी देखने को मिल रही है किसानों के चेहरे पर, वही दूसरी और आम जनता को इससे परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से अनूप मिश्रा भी बने हुए हैं। अनूप जी, उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर क्या हाल चाल है? जिस तरह से भूपेश जी ने बताया कि बारिश के चलते सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं और दूसरी ओर किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है।
देखिए, बारिश का जो असर है उत्तर प्रदेश में, खासकर जो लखनऊ आसपास के जिलों में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ जी छुट-पुट बारिश के ज्यादा असर नजर आ रहे हैं। एक साथ मूसलाधार बारिश नहीं हुई है। जी और रही बात सब्जियों की, तो सब्जियों की स्थिति यहाँ है कि जो टमाटर है वो 100 रुपए को पार कर चुका है। जी तो टमाटर की कहीं न कहीं किल्लत देखने को मिल रही है। इसके अलावा अन्य सब्जियां भी कहीं न कहीं बारिश की वजह से प्रभावित जरूर हुई, इनके रेट काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये है कि छुट-पुट बारिश से किसानों को काफी फायदा हुआ है। जी किसानों को जो इधर की जो फसल बोना होता था उसकी वजह से उनको काफी आराम मिलेगी। इसके अलावा धान है, अन्य फसलें हैं, उनके लिए काफी आराम मिलेगी, क्योंकि जो पानी की बगैर तो काफी समस्याएं आती हैं। लेकिन जो बारिश अगर लगातार होती है तो जो भी फसलें आगे आने वाली हैं उनको काफी फायदा होगा। जी बिल्कुल अनूप जी, हमारे साथ गाडरवारा से विनोद चौक से भी बने हुए हैं। जिस तरह से विनोद जी आप सुन रहे हैं, बारिश के चलते लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और खासकर अगर आप बात करें मध्य प्रदेश की, तो जिस तरह से सब्जियों के भाव चल रहे हैं, अगर टमाटर की बात करें हम, तो 120 रुपए किलो से टमाटर भी मिल रहे हैं मध्य प्रदेश में, और इसको लेकर लोगों को काफी परेशानी हो रही है क्योंकि सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं। क्या कुछ प्रक्रिया लोगों की देखने को मिल रही है वहाँ? जी मैं आपको बता दूं कि जो बारिश हो रही है 24 घंटे हो गए जी हैं, रात भर से बारिश यहाँ पर गाड़ावारा और नरसिंहपुर जिला में हो रही है। जी मैं आपको बता दूं आज 2 बजे तक लगातार बारिश जारी रही। मार्केट में कम रहा, यानी सब्जी वगैरह की जो दुकानें थी वो भी बंद रही क्योंकि तेज बारिश रही, और बारिश के कारण दाम बढ़ गए हैं। नागरिक वैसे ही परेशान है, चाहे गैस के दाम लें चाहे सब्जी के दाम देखें तो आसमान छू रहे हैं और बढ़ रहे हैं, उससे नागरिक परेशान है। लेकिन सबसे बड़ी जो नागरिकों की परेशानी है वो तेज बारिश के कारण जो पानी निकासी की जो व्यवस्थाएं नहीं देखी गई, चाहे हम नगर पालिका की बात करें, चाहे नगर परिषद की बात करें, चाहे ग्राम पंचायतों की बात करें, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। हर तरफ पानी की शिकायतें आ रही हैं कि यहाँ पानी भरा गया, वहाँ पानी भरा गया, लेकिन पानी निकासी की व्यवस्था नहीं देखी जा रही है। जी 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 विनोद जी, जिस तरह से आप किसानों के बीच में लगातार बने रहते हैं और किसानों से बातचीत आपकी होती रहती है, अगर बात करें किसानों की, तो क्यों इतना रेट टमाटर का बढ़ रहा है? क्या वजह देखी जा रही है? क्योंकि अगर बात करें दुकानदारों से तो उनका ये कहना है कि टमाटर उतने ही रेट में मिल रहे हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा रेट पर मिल रहे हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा रेट पर बेचने भी पड़ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ये मौसम की मार जो किसान झेलता है उसके कारण सब्जियों का जो दाम है वो बढ़ जाता है। कभी बारिश हो जाती है, कभी पानी की जरूरत होती है, कई जगह पे जब फसलों को जो पानी दिया जाता है वो पानी मिलता नहीं है, और कई जगह पे जब फसल तैयार हो जाती है, सब्जियां तैयार हो जाती है, उस पर पानी गिर जाता है। इसके कारण किसान हमेशा पानी की भी मार झेलता है। कई बार बारिश नहीं होती है, उसका भी हर्जाना किसान को देना पड़ता है। मैं आपको बता दूं नरसिंहपुर जिला जो पूरे किसान प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पर सभी तरह की जो चाहे गेहूं की बात करें, अरहर की बात करें हम, और मूंग की बात करें, गन्ने की बात करें, सभी तरह की सब्जियां नरसिंहपुर जिला में होती हैं, और निश्चित ही नरसिंहपुर जिला में बहुत ज्यादा मात्रा में सब्जी होती है। अभी नगर साइंखेड़ा और आसपास नरसिंहपुर जिला गाड़ावारा तहसील के अंतर्गत ज्यादातर अभी सब्जियों का रेट यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है। जी जी ठीक है विनोद जी, हमारे साथ लखीमपुर खीरी से पवन कुमार मिश्रा भी बने हुए हैं। पवन जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है और सभी जगह लोगों को कड़ी मुश्किल का यहाँ पर सामना भी करना पड़ रहा है, मुश्किलों का, लखीमपुर खीरी में क्या स्थिति देखने को मिल रही है बारिश से? देखिए इशिका, लखीमपुर के अंदर 24 घंटे हो गए हैं। कल रात भी अच्छी बारिश हुई थी। अभी भी प्रेजेंट टाइम जो है बारिश हो रही है बाहर। यहाँ पे जिसको देखते हुए जो है, अगर हम बात करें दुधवा नेशनल टाइगर रिजर्व की, तो वहां पे जो जंगली जानवर है वो भी अब भराव के चलते जो है बाहर रोडों पे देखे जाने लगे हैं। रही बात यहाँ पे सब्जी और टमाटर की, अगर हम बात करें तो टमाटर 100 रुपए के समथिंग रेट पहुंच चुका है। हालांकि अन्य सब्जियां जो है का रेट अभी तक जो है लोगों के बजट के बाहर नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम खेती संबंधित बात करें तो किसानों के लिए ये पानी अमृत का काम कर रहा है। जहां पे जो है पानी को लेकर के जो है डीजल और अन्य सिंचाई संसाधनों को लेकर के किसान परेशान था, क्योंकि लखीमपुर जिला एक ऐसा जिला है यहाँ पे सारी फसलें उपजाऊ फसलें होती हैं जो है, जिनको लेकर के पानी सबसे मेन यहाँ पे फसल होती है गन्ने की।
तो गन्ने में पानी को लेकर के काफी जो है राहत मिली है। जी ठीक है पवन जी, हमारे साथ नर्मदापुरम से कमलेश कुमार गौर भी बने हुए हैं। कमलेश जी, नर्मदापुरम में बारिश को देखते हुए क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? कमलेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं भूपेश टांडिया रायपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेश जी, दिल्ली में अगर कांग्रेस की जो बैठक होने वाली है, इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है अरुण साव, उनका बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ये जो बैठक हो रही है वो झगड़े को सुलझाने के लिए हो रही है, यानी कि ये कह सकते हैं कि पहले कांग्रेस रणनीति बनाने के लिए बैठक करती थी, अब झगड़े को सुलझाने के लिए कर रही है। जिस तरह से लोकसभा है को लेकर कांग्रेस की जो बैठक है वो लगातार जारी है। हाईकमान का बैठक एक बार फिर से होना है। दिल्ली में ये जो बैठक है वो होना है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के अलावा जो तमाम नेता हैं और पदाधिकारी हैं, बात करें तो जो राहुल गांधी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी इसमें शामिल होंगी। तो कहीं ना कहीं इस बैठक को लेकर छत्तीसगढ़ में जो सियासी बयानबाजी है वो शुरू हो चुका है। जो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव, उनका बयान सामने आया है। जिस तरह से हम लगातार छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि जो लड़ाई झगड़े वाले जो मामले हैं कांग्रेस पर, ये लगातार आते रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इस बयानबाजी को लेकर लगातार जो सफाई है वो पेश करती रही है। कांग्रेस की माने तो कांग्रेस ये कहती रही है। ऋषिका, आपको बता दूं कि कांग्रेस का कहना है कि परिवार में वाद विवाद की स्थिति होना आम बात हो जाता है, लेकिन परिवार में ये तो कॉमन हो जाता है। इसको परिवार का जो झगड़ा है तो परिवार के जो मुखिया हैं वो सुलझाएंगे। तो हालांकि जो विपक्ष है इस पर तंज कसते भी नजर आते हैं और एक बार फिर से वही काम अरुण साव ने किया है। अरुण साव की माने तो जिस तरह से कांग्रेस की जो बैठक हो रही है उसको चुनाव को लेकर नहीं, बल्कि अरुण साव का कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस के लगातार जो लड़ाई झगड़े के जो मामले सामने आते हैं तो ये काफी जो दुखद है और कहीं ना कहीं अपने जो आपसी विवाद है उसको सुलझाने के लिए ये जो बैठक की रणनीति है वो तैयार की जा रही है। हालांकि कांग्रेस की माने तो ये जो बैठक है खासतौर पर लोकसभा चुनाव और जो विधानसभा चुनाव होना है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें या फिर और अन्य प्रदेशों में जहां जहां चुनाव होने हैं ऋषिका, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। जिन जिन राज्यों में चुनाव होना है तमाम राज्यों के लिए जो रणनीति है वो तैयार की जानी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। हालांकि अभी इस वक्त तो कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और आज बूथ कमेटियों की जो बैठक है वो भी उन्होंने लिया है। बूथ कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है ऋषिका की जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो बूथ स्तर पर जो जाने की तैयारी है और बूथ पर किस तरह से फोकस किया जाए, मजबूती किस तरह से प्रदान किया जाए, इन तमाम विषयों को लेकर बूथ के जो पदाधिकारी हैं। जिस तरह से आप बूथ की बात लगातार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बूथ को मजबूत करने के लिए ही आज भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। संबोधन में उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अलग अलग पार्टियों की ये जो प्रतिक्रिया समझ सामने आ रही है, जिस तरह से विपक्ष को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि विपक्ष एकजुट हुआ है, यानी कि सारी करप्ट पार्टियां एक साथ आ गई हैं। इसको लेकर क्या कुछ प्रक्रिया देखी जा रही है? बिल्कुल ऋषिका, जैसा आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश दौरे के दौरान बूथ के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक किया, जैसा हमने पहले बताया कि कांग्रेस भी लगातार अपनी बूथ कमेटियों को मजबूत करने की जो बात है वो करती रही है। आज हमने सुना कि अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूथ को किस तरह से मजबूती प्रदान किया जाए इन तमाम विषयों पर जोर दिया है। खासतौर पर बात करें तो प्रधानमंत्री जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं और जो बूथ के पदाधिकारी हैं उनके सवालों का जवाब भी दिया। तो जिस तरह से विपक्षी दलों का जो बैठक हुआ है ऋषिका, पटना में जो बैठक हुआ था उस पर तंज कसने का कोई कसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं छोड़ा है, करप्ट पार्टी करार दिया है। हालांकि अभी कोई भी पार्टियों का, चाहे कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर और अन्य पार्टी, वो जो तमाम पार्टियों का बयानबाजी हालांकि छत्तीसगढ़ में देखने के लिए अभी नहीं मिला है, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से करप्ट पार्टी करार दिए हैं, सभी पार्टियों को एकजुट होना पड़ रहा है एक पार्टी को हराने के लिए। इस तरह से जो बयान देना कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों पर एक बड़ा तंज कर सकते हैं। अब देखना होगा कि जी
जी, हमारे साथ उत्तर प्रदेश से अनूप जी भी जुड़े हुए हैं। मैं सीधा रुख उनका करना चाहूंगी। अनूप जी, आपने अभी सुना भूपेश जी जिस तरह से बता रहे थे, विपक्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी बयान दिए हैं कि करप्ट पार्टियां जो है वो सारी एकजुट होकर और एक मोदी के चेहरे को हराने में जुटी हुई हैं। तो ये कह सकते हैं कि 2024 के लिए मोदी जो है वो एजेंडा लेकर ये चल रहे हैं। ये है, अभी 23 तारीख को आपने देखा था कि पटना में एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं, जिनका एक मुख्य उद्देश्य होता है कि प्रधानमंत्री मोदी को हराना। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि विपक्ष के पास कोई भी चेहरा नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। और प्रधानमंत्री पहले भी कहते आए हैं कि एक अकेला सब पे भारी पड़ रहा है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मोदी का जो लोग विपक्ष पे आरोप लगाना बिल्कुल सही समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष एक हो रहा है और मोदी को हराने के लिए लगातार लगाए हुए, उसी तरीके भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह तैयारी में लगी हुई है। आज 27 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को जो तैयार शुरू किया है, उसके अंतर्गत लगातार घर घर जाकर के विधायकों सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसके अंतर्गत लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जनसंपर्क किए जा रहे हैं और वहां जनसंपर्क अभियान पहले से भी चलाया जा रहा है। तो एक विपक्ष के पास भी चुनौती है और विपक्ष के और भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक बड़ी चुनौती है विपक्ष को संभालने की। जी बिल्कुल अनूप जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोटाले भी गिनवाए हैं। कांग्रेस के घोटाले उन्होंने गिनवाए हैं, आरजेडी के घोटाले वो गिनवा रहे हैं, टीएमसी के घोटाले गिनवा रहे हैं और गारंटी वो दे रहे हैं कि ये सभी जो विपक्षी सरकार है उन्होंने घोटाले की गारंटी दी है और बीजेपी जो है घोटाले पर कार्रवाई करने की गारंटी देगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल हेराल्ड घोटाले के बारे में बताया, 2G घोटाला हो गया, स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया, कोयला घोटाला हो गया, तो एक हिसाब से और लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाला हो गया, इसके साथ से सोरेन का घोटाला हो गया, हेमंत सोरेन का कोयला घोटाला हो गया। तो लगातार प्रधानमंत्री ने जो है इस चुनावी 2024 को लोकसभा चुनाव में घोटालों का बड़ा मुद्दा निकल करके आएगा, क्योंकि ये एक बड़ा ग्राउंड है जिसमें विपक्ष को घेरा जा सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पे अभी तक प्रधानमंत्री या पार्टी पर कोई ऐसा आरोप नहीं लग पाया है, ना कोई सिद्ध हो पाया है कि पार्टी या सरकार कभी घोटाले में शामिल हुई हो। लेकिन विपक्ष के अगर पुराने इतिहास को देखा जाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो या मुलायम सिंह यादव जो उनके स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो या आपके हेमंत सोरेन हो, लगातार इनके ऊपर पुराने घोटाले रहे हैं। एनसीपी के ऊपर भी घोटाले रहे हैं, इसके अलावा केसीआर के ऊपर भी घोटाले लगे हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास विपक्ष को घेरने का एक मौका जरूर है कि वो घोटालों को लेकर के जनता के बीच जाएगी, उनको बताएगी, तो उसको कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। जी बिल्कुल अनूप जी, हम आगे बात करेंगे इस पर। हमारे साथ लखीमपुर खीरी से पवन कुमार मिश्रा जुड़े हुए हैं। पवन जी, लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर ये सामने आ रही है जहां पर गोलीकांड की ये खबर सामने आ रही है, जहां भतीजे ने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी है। क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए इशिका, ये जो है थाना क्षेत्र में खुर्जर जो है पुरवा पड़ता है, जिसको लेके खुर्रम नगर पड़ता है, जहां पे आज सुबह जमीन की विवाद को लेकर के दो जो है चचा और भतीजे दोनों पारिवारिक थे, जिनको बीच में विवाद हुआ और वो विवाद इतना बढ़ गया कि आखिरकार भतीजे ने जो है जो बगैर लाइसेंसी जो पिस्टल था उसके पास, जो बंदूक थी, उससे और जो है चाचा पे गोली मार दी, सीने पे जो है उसके गोली मार दी, जिससे मौके पर ही जो है उसकी मौत हो गई। हालांकि मौत की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन जब तक उसको हॉस्पिटल लेकर गए तो जहां पे डॉक्टरों ने उसको देख करके और मृत घोषित किया। उसके बाद में पुलिस प्रशासन वहां पे पूरे गांव में पुलिस प्रशासन जो है मौजूद है और जो है उसकी तलाश की जा रही है भतीजे की। अभी भी खबर आ रही थी कि उस भतीजे को पुलिस ने पकड़ने में कामयाब हो गई है और जो है ये मामला ऐसा था कि एक माँ के दो बेटे थे, दोनों बेटों में जो मृतक है, मृतक के पास माँ रहती थी। इस वजह से छोटे बेटे को ऐसा लग रहा था कि जो उसकी जमीन है, पैतृक जो जमीन है, वो माँ बड़े बेटे को दे देगी। इस वजह से दोनों के बीच में विवाद शुरू हुआ था, जिसको लेकर के ये गोलीकांड हुआ था। जी, पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है उसमें क्या कुछ सामने आया है? क्योंकि बिना लाइसेंस की गन थी भतीजे के पास, आप बता रहे हैं, पुलिस ने क्या कुछ अभी इसमें कुछ खुलासा किया है? कहाँ से गन मिली? नहीं, पुलिस ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन पुलिस जो है एडिशनल एसपी जो नेपाल सिंह से मेरी वार्ता हुई थी तो उन्होंने ये बताया है कि उसको कब्जे में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है, जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा।
जी बिल्कुल। पवन जी हमारे साथ गाडरवारा से विनोद चौक से भी बने हुए हैं। विनोद जी, तहसील के अंदर अगर जन सुनवाई की बात करें तो जन सुनवाई कार्यक्रम में काफी परेशानियां देखने को मिल रही हैं गाडरवारा में। जी, ये बहुत ही जो मध्य प्रदेश शासन की योजना के अंतर्गत जो जन सुनवाई का कार्यक्रम चलता है जी। जिला स्तर से लेकर तहसील स्तर पर, जी। गाडावारा में हर मंगलवार के दिन जन सुनवाई का कार्यक्रम होता है, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ साईंखेड़ा विकास खंड के और चिचली विकास खंड के नागरिक आते हैं अपनी जन सुनवाई लेकर। लेकिन हैरानी की बात है यहाँ पर पुराने जो प्रकरण है उनका निराकरण नहीं हो पाता है। ये मालूम नहीं है कि किस कारण से यह निराकरण नहीं हो पाता है। नगर पालिका के जो नागरिक हैं वह कभी अपने छोटे बातों को लेकर जन सुनवाई में आते हैं, चिचली विकासखंड से नागरिक आते हैं, साईंखेड़ा विकासखंड से आते हैं, लेकिन निराकरण नहीं हो पाता। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, गाडावारा एडीएम सृष्टि जयंत जब से गाडावारा में जन सुनवाई का कार्यक्रम यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार कर रही है तो बहुत बड़ी संख्या में चाहे साईंखेड़ा विकासखंड के नागरिक हो, चाहे चिचली विकासखंड के नागरिक हो या नगर पालिका गाडावारा के नागरिक हो, बड़ी संख्या में मंगलवार के दिन जन सुनवाई में पहुंचते हैं एक भरोसे के साथ कि हमारा निराकरण होगा, हमारी जो समस्या है। लेकिन हैरानी की बात है नागरिक परेशान जन सुनवाई के दौरान देखे जाते हैं। जी जी बिल्कुल। विनोद जी हमारे साथ नर्मदापुरम से कमलेश कुमार गौर भी जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, वंदे भारत ट्रेन को लेकर नर्मदापुरम वासियों में काफी खुशी देखी जा रही है और जैसे ही वंदे भारत ट्रेन वहां पर पहुंची तो वहां पर विधायक भी स्वागत करने के लिए वंदे भारत ट्रेन का पहुंचे। कमलेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो कमलेश जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। हम वापस विनोद जी का रुख करेंगे। विनोद जी, वंदे भारत ट्रेन को लेकर लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। विधायक भी वंदे भारत ट्रेन का स्वागत करने के लिए पहुंचे। क्या कुछ इस दौरान देखा गया है? मैं आपको बता दूं, पूरे नरसिंहपुर जिला में वंदे मातरम जो ट्रेन है उसको लेकर उत्साहित थी। नरसिंहपुर से लेकर गाडरवाड़ा पिपरिया तक पूरा ऐसे माहौल छाया रहा है। लेकिन गाडरवाड़ा तहसील की अगर हम बात करें तो वंदे मातरम जो ट्रेन के स्टॉपेज न होने के कारण कांग्रेस ने पहले से ही इसका विरोध जताया था। गाडावारा स्टेशन पर पहले ही 2 दिन पहले ही जाकर यहाँ पर विरोध जताया था और कहा था कि कोई भी नागरिक इस जो ट्रेन आ रही है इसका स्वागत न करे, अभिनंदन न करे। और आज मैं आपको बता दूं, वंदे मातरम का जो ट्रेन का जो कार्यक्रम था रेलवे स्टेशन पर पूरी कांग्रेस पहुंची। क्षेत्रीय विधायक श्रीमती सुनीता पटेल। विनोद जी, जिस तरह से आपने 2 दिन पहले हालांकि बताया था कि कांग्रेस ने इसको लेकर विरोध जताया है कि वंदे भारत का एक स्टॉपेज गाडरवारा में भी होना चाहिए, और नर्मदापुरम की अगर हम बात करें तो वहां पर जब वंदे भारत ट्रेन पहुंची है तो लोगों में खुशी काफी देखी जा रही है और विधायक खुद वंदे भारत ट्रेन का स्वागत करने पहुंचे हैं। जहां एक और इसका विरोध हो रहा है वहीं दूसरी और खुशियां लोगों में देखी जा रही है और कांग्रेस के लोग भी वहां पहुंचे वंदे भारत का स्वागत करने के लिए। मैं आपको यही बता रहा था कि गाडावारा के जो स्टेशन पर जो वंदे मातरम की जो ट्रेन निकल रही है तो उसी संबंध में आज क्षेत्रीय विधायक श्रीमती सुनीता पटेल और कांग्रेस के जो नेता लोग हैं वह जाकर एक ही बात कह रहे हैं, मांग रख रहे हैं कि यहाँ भी अगर स्टॉपेज हो जाता तो आज डबल खुशी हो जाती। जिस तरह कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलकर आज खुशी जाहिर करते, नागरिक खुशी जाहिर करते, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा नागरिक आज समर्थन में आए हैं, क्योंकि गाडावारा जो रेलवे स्टेशन है 3 विकासखंड यहाँ से जुड़ते हैं। चौरपाटा विकासखंड का है, साईंखेड़ा विकासखंड का है और चिचली विकासखंड। हजारों की संख्या में यहाँ पर नागरिक आना जाना रेलवे स्टेशन करते हैं। और हैरानी की बात है इस स्टेशन पर आज वंदे मातरम ट्रेन नहीं रुकी। क्षेत्रीय विधायक श्रीमती सुनीता पटेल और उनके समर्थक साथ में जाकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है और कहा है कि गाडावारा में यह वंदे मातरम जो ट्रेन है इसका स्टॉपेज होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। विनोद जी, हमारे साथ रायपुर से भूपेश टांडिया बने हुए हैं। भूपेश जी, यूनिफाइड कमांड की अगर बैठक की बात करें, बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी कई बड़े बयान सामने आए हैं। यूनिफाइड कमांड का जो मतलब होता है, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जो घनघोर नक्सल इलाके हैं, खासतौर पर बस्तर क्षेत्र में, इन तमाम जगहों पर जहां नक्सल इलाके क्षेत्र में जिस तरह से सर्चिंग ऑपरेशन चलाने की जो बात लगातार सामने आती है, मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है और मानसून में जिस तरह से जो वहां से सीआरपीएफ है, बीएसएफ है या फिर जो तमाम डीआरजी के जवान हैं उनको सर्चिंग ऑपरेशंस में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आखिर
मानसून में किस तरह से जो सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जाना है और क्या क्या कौन कौन से जवान वहां रहना है, इन तमाम विषयों पर ये यूनिफाइड कमांड की बैठक में निर्णय लिया गया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बैठक में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा ऋषिका इस बैठक में जो डीजीपी है अशोक जुनेजा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो सचिव हैं अमिताभ जैन और जो उप सचिव हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए थे। और डीआरजी, सीआईएसएफ, बीएसएफ और जो तमाम ये जो इस बीएसएफ के जो तमाम पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी, वो इस बैठक में शामिल हुए थे। इससे आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में अबुझमाड़, जो कि काफी ज्यादा घनघोर नक्सली इलाका माना जाता है ऋषिका, जहां छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शासनकाल के बाद जो पट्टा देने की जो बात कही गई थी घोषणा पत्र में, वो पट्टा देने का जो कार्य है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। इससे पहले ऋषिका की वहां जाने से लोग काफी ज्यादा डरते थे, लेकिन अब की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नक्सल इलाके को खत्म करते हुए वहां कहीं ना कहीं अब जो स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया कराने की बात हो, जैसे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि जो वहां जो 35 पुलिया है वो उसका निर्माण कराया गया है। घनघोर नक्सली इलाका माना जाता है ऋषिका, और आने वाले समय में जो चुनाव भी होना है तो किस तरह से नेताओं का जो आना जाना वहां रहेगा, तो किस तरह से वहां सुविधा दिया जाएगा ताकि लोग वहां प्रचार प्रसार कर सके। तो इन तमाम विषयों को लेकर जो चर्चा है वो किया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब अबुझमाड़ नहीं रह गया है, अब आम लोग भी वहां कहीं ना कहीं जाकर घूमकर आ सकते हैं ऋषिका। जी बिल्कुल भूपेश जी, चुनाव नजदीक आने वाले हैं और उसको लेकर तमाम तरीके की चीजें छत्तीसगढ़ में की जा रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से अनूप मिश्रा भी लगातार बने हुए हैं। अनूप जी, आज अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन रहा और इस दौरान उन्होंने कई सौगातें दी है। जिस तरह से छोटे उद्यमियों को 20,000 करोड़ रुपए के चेक बांटे गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस एमएसएमई दिवस के अवसर पर करीब 20,000 करोड़ के 3,41,000 उद्यमियों को जो है ऋण वितरित किए गए। ये अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में और इतने बड़े अमाउंट के अभी तक ऐसे कोई काम नहीं किए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि अब लगभग हर जिले से एक हमारे जो उत्तर प्रदेश में ओडीओपी जो योजना चल रही है उसको बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बैंकों को भी काफी धन्यवाद किया कि जो कोविड काल में और इसके बाद में जो है अन्य कई समस्याओं के समय भी जो है बैंकों ने एमएसएमई को काफी सहयोग किया, उनको ऋण वितरित किए, जिसकी वजह से ओडीओपी योजना और उत्तर प्रदेश के एमएसएमई योजना आज काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है और बुंदेलखंड एक्सप्रेस है, गंगा एक्सप्रेस वे है, ये एक एक्सप्रेस का जाल बिछता जा रहा है, जिसके दोनों तरफ जो है एक एमएसएमई यूनिट स्थापित की जा रही है, एक उद्यमी क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं, व्यापार स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे एक बहुत बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश सरकार को होगा, उत्तर प्रदेश के लोगों को होगा, रोजगार मिलेगा और रेवेन्यू भी जनरेट होगा। इसके साथ साथ में जो यहाँ के युवा है जो बाहर को पलायन करते हैं, उनको कहीं न कहीं एक मौका मिलेगा जो अपने ही देश में अपने ही जगह रह करके व्यापार कर सकते हैं और नौकरी कर सकते हैं। एक बड़ा कदम माना जा रहा है चुनाव को देखते हुए। जी बिल्कुल अनूप जी, अगर हम बात करें चुनाव की, तो चुनाव आयोग से पहले सपा हर बूथ को जांचने का काम करेगी। इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, सभी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने एक घोषणा की है कि लगभग सभी बूथों को समाजवादी पार्टी के जो नेता उसका सत्यापन करेंगे। सभी को 28 जून से 10 जुलाई तक सत्यापन करने के निर्देश किए गए हैं, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव जीतने के नजदीक आता जा रहा है। समाजवादी पार्टी की भी सक्रियता बढ़ती जा रही है, लगातार उनके प्रशिक्षण चल रहे हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं। अभी कल भी आजमगढ़ के लोगों के साथ उनकी बैठक हुई थी, जिसको उन्होंने निर्देशित किया था कि आगे किस तरीके से योजना बनाई जाएगी और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरी कमर कस करके तैयारी की जा रही है। क्योंकि उन्होंने एक आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, छल कपट से भी माध्यम से काम जो है अपने वोट जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो उसको देखते हुए भी एक समाजवादी पार्टी
पूरी तरीके से कमर कसे हुई। जी ठीक है अनूप जी, हम वापस लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ नर्मदापुरम से कमलेश कुमार गौर भी जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, वंदे भारत ट्रेन को लेकर नर्मदापुरम के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन का आज स्वागत किया गया, उसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है। वही दूसरी और अगर आप बात करें तो गाडरवारा में इस चीज का विरोध भी हो रहा है कि स्टेशन वहां पर नहीं बनाया गया और कांग्रेस लगातार इसको लेकर मांग कर रही है। जी ऋषिका, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जी नर्मदापुरम में जब ट्रेन का आगमन हुआ था तो सीतासरन शर्मा जी ने बड़ा जोरदार स्वागत किया। जी ड्राइवर का भी किया, सभी। और उनके साथ जो बच्चे जो आए हुए थे उनका भी स्वागत किया गया, वो पिपरिया तक आए हुए थे। जी गाडरवारे वाली बात बताएं तो गाडरवारे में क्या है, जो ट्रेन नहीं रुकने के कारण से जी उसमें काफी दिक्कत कांग्रेस पार्टी को जा रही है। जी भाई जी ठीक है कमलेश जी, हमारे साथ अनूप जी भी लगातार बने हुए हैं। अनूप जी, एक सवाल ये मैं आपसे आखिरी लेना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से यूसीसी को लेकर अपना बयान दिया है कि वो मुस्लिम पक्ष को बीजेपी खुद जाकर समझाएगी, मुस्लिम पक्ष को क्या कह सकते हैं, ये 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एजेंडा दे दिया है? जी बिल्कुल, देखिए पहले भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इस पे पूरी तरीके से लगी हुई थी। कॉमन सिविल कोड के लेकर के इसके लेकर तैयारी भी की गई थी और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसको लागू कर दिया जाएगा। अभी उत्तराखंड में भी इसको लागू किया जा रहा है, लेकिन ये उसका काफी बड़े पैमाने पे विरोध भी मुस्लिम समाज के द्वारा हो रहा है। तो मुस्लिम समाज को एक समझाने का काम प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जा रहा है कि हम उसको समझाएंगे, बताएंगे कि इससे किसी प्रकार का किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस देश में एक कानून, एक समान कानून सभी के लिए होना चाहिए, क्योंकि एक देश संविधान से चलता है, ना कि किसी अन्य संविधान से चलेगा। तो एक प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि भारत में कॉमन सिविल कोड लागू होगा और उसको लेकर के किसी की कोई भी शंका नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी कहीं बाहर नहीं किया जा रहा है, ना किसी के अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है, ना ही किसी की धार्मिक भावनाओं को अतिक्रमण किया जा रहा है, नहीं धार्मिक स्वतंत्रता में कोई भी अतिक्रमण किया जा रहा है, ना ही मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन किया जा रहा है। लेकिन जो कॉमन सिविल कोड है, एक समान नागरिक संहिता पूरे देश के सभी धर्मों, सभी पंथों के लिए एक नियम अनिवार्य करने की वकालत की जा रही है। जी बिल्कुल अनूप जी, हमारे साथ छत्तीसगढ़ रायपुर से भूपेश डांडिया भी लगातार बने हुए हैं। भूपेश जी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से यूसीसी को लेकर अपना बयान दिया है, उनका कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ता खुद मुस्लिम पक्ष को जाकर समझाएंगे, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस पर वही बोल रहा है कि पहले भी बीजेपी इस तरीके के कानून ला चुकी है और मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको किसी तरीके का कोई रिलीफ नहीं मिला है। इसको लेकर क्या कुछ प्रक्रिया देखी जा रही है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल ऋषिका, आपको बता दूं जिस तरह से मुस्लिम वाला जी बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कहते रहे हैं कि हालांकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है हिंदुओं की हितों की बात करती है, लेकिन हिंदुओं को लड़ाने का जो मुद्दा है वो कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी पर, चाहे केंद्र सरकार पर, वो लगाती रही है। एक बार फिर से इस तरह का जो बयान है यूसीसी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी है, तो हालांकि इस पर कोई बयान अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सामने नहीं आया है ऋषिका, लेकिन अब आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से जो लोकसभा चुनाव भी आने हैं 2024 में और 2023 में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के अलावा क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो चेहरे हैं उसको लेकर जो चुनाव है वो लड़ने की बात कह रही है ऋषिका। अब देखना होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो आने वाले समय में चेहरा क्या रहने वाला है, कौन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या फिर लोकसभा चुनाव में किसको ज्यादातर जो फोकस है वो करने वाली है छत्तीसगढ़ की जनता, ये देखने वाली बात रहने वाली है ऋषिका। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, जो पूर्व मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के बृजमोहन अग्रवाल ऋषिका, उन्होंने साफ कर दिया है
कि कोई भी विपक्षी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो वो कोई अपना जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो बताकर नहीं लड़ता है। चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी भी पिछले पंचवर्ष जो जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें अपना जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं उसको बताकर चुनाव नहीं लड़ा था। हालांकि जो चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बनाया गया, लेकिन कोई भी पार्टी के नेता जो पहले से मुख्यमंत्री के चेहरे को नहीं दिखाती है। लेकिन अब ये तो वक्त बताएगा ऋषिका कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में क्या जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है या कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ में 75 प्लस सीट लाने का जो लक्ष्य है वो रखा है। खासतौर पर बात करें तो इतिहास दोहराने की बात कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही है ऋषिका, लेकिन अब देखना होगा कि प्रदेश में इस बार किसको ज्यादा बहुमत मिल पाता है। जी जी ठीक है, हमारे साथ अनूप जी उत्तर प्रदेश से बने हुए हैं। अनूप जी, अयोध्या में रामलीला की शुरुआत होने वाली है अक्टूबर में और इसको लेकर कई तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि सीता का जो रोल है वो पूनम ढिल्लों करने वाली है। वो पूनम ढिल्लों का आ रहा है और 13 अक्टूबर पे प्रत्येक वर्ष की भांति जो इस वर्ष भी जो है रामलीला का आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई बॉलीवुड के कलाकार शामिल होंगे। महाभारत के एक चर्चित कलाकार हैं गजेंद्र चौहान, उनके द्वारा परशुराम की भूमिका निभाई जाएगी। तो रामायण जो हमेशा की तरह एक बड़ा महत्व रहता है अयोध्या में। पहले भी रवि किशन हो गए और दारा सिंह के जो बेटे हैं बिंदु दारा सिंह है वो हो गए। इसके अलावा शाहबाज खान है, पिछली बार उन्होंने जो है इसमें भूमिका निभाई थी। तो अयोध्या की जो रामलीला है एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है और दीपोत्सव आने वाला है, क्योंकि दीपावली में दीपोत्सव होगा। तो दीपोत्सव जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है बहुत तेजी के साथ इसका एक फैला हुआ है कि उसका एक बड़ा क्रेज हो गया है लोगों के अंदर। काफी दूर दूर से लोग जो है अयोध्या आते हैं और दीपोत्सव में शामिल होते हैं। इसके अलावा जो रामायण है अयोध्या में, चूंकि राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। ठीक है अनूप जी, हर बार ये अयोध्या में रामलीला का आयोजन किया जाता है और हर बार बॉलीवुड स्टार इसमें आकर जुड़ते हैं। इस बार की अगर बात करें तो कौन कौन और बॉलीवुड स्टार इस रामलीला में देखे जा सकते हैं, क्योंकि इस बार दीपोत्सव और राम मंदिर का क्योंकि निर्माण भी होने वाला है, पूरा होने वाला है। 2024 में रामलला भी विराज जाएंगे राम मंदिर में, तो इस बार काफी इसको महत्व दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इसका प्रत्येक वर्ष जो है अयोध्या की रामायण होती है और उसका एक बहुत भव्य के साथ इसका जो है चित्रण किया जाता है, भव्यता के साथ मनाया जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं। पिछली बार काफी बॉलीवुड के कलाकार इसमें शामिल होते हैं, इस बार भी हो रहे हैं। अभी जो पता चला है कि पूनम ढिल्लों और गजेंद्र सिंह चौहान का नाम आ रहा है जो इस रामलीला में भाग लेंगे। इसके साथ साथ में अन्य कलाकारों का भी धीरे धीरे पता चलेगा कि कौन कौन इसमें भाग ले रहा है, सम्मिलित हो रहा है। तो अयोध्या की रामलीला जो है बड़ी प्रसिद्ध रामलीला है, क्योंकि 84 कोरी की परिक्रमा भी वहाँ है, राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और एक राम मंदिर कॉरिडोर भी जो है बन रहा है। जी ठीक है अनूप जी, फिलहाल समय हमें इतने की अनुमति देता है तो आपको बता दें चुनाव को लेकर जिस तरह से आपने जानकारियां हमारे संवाददाताओं ने दी है। चुनाव 2023 में भी कई प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में संबोधन में कई बड़ी बातें बोल रहे हैं, विपक्ष पर सीधा हमला प्रधानमंत्री मोदी का देखा जा रहा है। और अगर बात करें मौसम की तो मौसम भी लगातार लोगों को परेशानियां दे रहे हैं। हालांकि गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जिस तरह से हमारे संवाददाताओं ने जानकारी दी अलग अलग प्रदेशों में किस तरीके का माहौल चल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।